हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल ओनली ह्यूमैनिटीज़ में। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्लास 11th का चैप्टर है जिसका हम यहाँ पर ये एंड पार्ट का हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही पार्ट्स अपलोड कर दिए हमने ओनली ह्यूमैनिटीज़ आपके अपने खुद के चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप जा करके देख लीजिए। यहाँ पर बात करेंगे पार्ट 3 जहाँ पर हम एंड करवा देंगे इस चैप्टर का। In the original constitution, it was assumed that in our parliamentary government, the president would normally abide by the advice of their council of minister. तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, किसी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रोविजन क्या है, उसमें ये प्रोविजन है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी अपनी सलाह देंगे, राय देंगे, उसको प्रेसिडेंट को जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट उस पर कुछ सोच सकते हैं, बिल जो भी आती है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ विचार वो करेंगे और फिर उसी को उनको मानना होगा। पर जो लेटर ऑन अमेंडमेंट किए गए, दिस वाज ओनली reiterated by a later amendment when Article 74(1) was amended to clarify that the advice of the Council of Ministers will be binding on the President. अब देखिए आर्टिकल 74(1) जब अमेंड किया गया तो इसमें ये अमेंड किया गया कि जो एडवाइस जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे वो प्रेसिडेंट पे बाइंड होगी और प्रेसिडेंट को उन एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। अब देखिए इन रियलिटी दिस अमेंडमेंट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपनिंग ऑल्दो। तो यहाँ पर बताया गया कि इस अमेंडमेंट का कोई कुछ खास मीन नहीं था, कुछ खास मायना नहीं था, क्योंकि प्रीवियसली भी वो चीज़ होती थी। प्रीवियसली भी जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी राय सलाह देते थे उसको प्रेसिडेंट मानते थे। बस यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की हल्की से एक मीनिंग बदल गई और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था सेकंड पार्ट में कि माइनर चेंजेस होते हैं जो कि फर्स्ट टेक्निकल में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस। डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस अलग अलग विचारधाराएं। अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे। अब देखिए गवर्नमेंट जो है जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस बनाती है, जुडिशरी का अपने खुद के इंटरप्रिटेशंस इन्वेंशन करती है, और जो बहुत सारे जो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं वो इनके इंटरप्रिटेशंस के ही होते हैं। अभी देखिए जो मैंने लाइन बोली वो आपको बेसिकली ये है कि आपको नहीं समझ आएगी, पर आगे जाते जाते क्लियर हो जाएगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो जुडिशरी का एक खुद का ही बनाया हुआ इन्वेंशन इंटरप्रिटेशन था। वो भी आपको आगे धीरे धीरे क्लियर होगा, तो घबराइए मत, बस मेरे साथ आप आगे चलिए। अब देखिए मैनी टाइम्स द पार्लियामेंट डिड नॉट एग्री विद द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड देयरफॉर साउट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन टू ओवरकम रूलिंग ऑफ द जुडिशरी। यहाँ पर बताया गया बहुत टाइम पे जब जुडिशरी उनको किसी भी चीज़ को करने से मना करती है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी होता है, उस पर पार्लियामेंट चाह रही थी कुछ चेंज करना, तो जब जुडिशरी इसको फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये जुडिशरी का खुद का ही तो पिटीशन है कि फंडामेंटल राइट्स एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये जुडिशरी का खुद इन्वेंशन किया हुआ इंटरप्रिटेशन है। तो जब भी पार्लियामेंट चाहती है कि लैंड रिफॉर्म्स आ जाएं, इसके लिए वो राइट टू प्रॉपर्टी में कुछ चेंज कर दे, तो जुडिशरी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं करने देता है पार्लियामेंट से, और ये कह करके चेंज नहीं करने देता, ये फंडामेंटल राइट्स और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, इसे आप अमेंड नहीं कर सकते। तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द अदर वाज स्कोप ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एंड द थर्ड वाज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीन चीज़ें जो है मेन मुद्दा हो चुकी हैं, जिनके कारण वो आज तक भी जुडिशरी में और पार्लियामेंट में टकराव रहता है। पहला क्या, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रीवियस में मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि स्कोप ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, जो मैंने भी आपको थोड़ा 1-1.5 मिनट पहले ही एग्जांपल समझाया था। राइट टू प्रॉपर्टी में लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ चेंजेस किए, पर उसको फंडामेंटल राइट्स कह करके कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी ने जो है उसको नकार दिया और बोला कि आप इसमें कोई भी जो बदलाव हो, कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हैं। और जो थर्ड है वो वही है कि स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट की जो पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। सो ये तीन बेसिकली पॉइंट्स हैं जिनके कारण अभी तक भी जुडिशरी में और पार्लियामेंट में टकराव रहता है। अब देखिए अमेंडमेंट थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू अमेंडमेंट। थर्डली there is another large groups of amendments that have been made as a result of consensus among the political parties में भी बहुत सारे लार्ज नंबर के अमेंडमेंट्स हुए हैं,
Our question about the peculiarity that even when there were coalition government, this period saw so many amendments. यहाँ पर बताइए कि हमारा क्वेश्चन जो peculiarity of the political parties पे है कि जब कोलिशन में थी गवर्नमेंट तब इतने सारे अमेंडमेंट्स देखे गए, इतने मेजर नंबर ऑफ अमेंडमेंट देखे गए, ऐसा क्यों देखा गया? अब देखिए जो कोलिशन के टाइम पे जो जो अमेंडमेंट्स हुए वो क्या क्या थे. अपार्ट फ्रॉम एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट्स, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हुआ और उसके अलावा क्या क्या अमेंडमेंट हुए. 61st अमेंडमेंट हुआ जिसने जो वोटिंग एज थी जो अडल्ट्स की थी वो 21 से हटा करके 18 कर दी थी. मतलब प्रीवियसली आप 21 ईयर में वोट दे सकते थे, अब आप 18 ईयर्स में वोट दे सकते हैं. तो ऐसे कुछ प्रकार के अमेंडमेंट्स उस टाइम पे हुए थे. अब देखिए कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स. अब देखिए इन्हीं में कुछ कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स भी रहे थे जो बहुत ही क्रिटिसिज्म में रह चुके थे, जिन अमेंडमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था. कुछ ऐसे अमेंडमेंट जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का आधे से ज़्यादा भाग खुद ही बदल दिया था, ये थे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट. लेट्स रीड. Amendments during the period 1970 to 1980 generated a lot of legal and political controversy. 1970 से 1980 के बीच में जो भी अमेंडमेंट्स हुए उन्होंने बहुत सारे लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को जनरेट किया. The parties that were in opposition during the period 1971-1976 saw many of these amendments. यहाँ पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमको देखने पड़े हैं केवल 5 साल में. As attempts by the ruling party to subvert the constitution. जो उस टाइम पे पार्टी रूल कर रही थी उसका जो अटेम्प्ट था वो सबवर्ट करने का था कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से ही चेंज करने का था और कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फेवर में करने का था. जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आधा भाग ही पलट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया था. In particular, the 38th, 39th and 42nd have been the most controversial one. 38th, 39th और जो 42nd amendment थी most controversial one थे. The 42nd amendment also put restrictions on the review powers of the judiciary. जो 42nd अमेंडमेंट था वो जुडिशरी के रिव्यू पावर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता था. तब देखिए जो प्रीवियस पार्ट्स में मैंने जुडिशरी चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ बताई थी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में. इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंस हो सकती है, हाउ कैन बी जुडिशरी कैन बी इंडिपेंडेंट, और भी बहुत सारे पार्ट थे. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है, क्यों इसका होना जरूरी है, और यहाँ पर क्या किया गया अमेंडमेंट के जरिए कि जो जुडिशरी के रिव्यू पावर थी उसी पे ही रोक लगा दिया. तो आप समझ सकते हो मतलब जो सबसे मेन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया उसी पे ही आपने अमेंडमेंट के थ्रू जब रोक लगा दिए तो कितना कंट्रोवर्शियल रह सकता है, कितने हद तक आप अमेंडमेंट यहाँ पर कर रहे हो. कि अब देखिए मैनी एमपीज बिलोंगिंग टू द अपोजिशन पार्टी वर इन जेल व्हेन दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट. जाहिर सी बात है कि आप ऐसे तो अमेंडमेंट कर नहीं सकते, वहाँ पर बहुत सारा जो है हार्ड प्रोसेस है, स्पेशल मेजॉरिटी और जो भी बहुत सारा प्रोसेस है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर का कंसेंट चाहिए. पर जब आप ये अमेंडमेंट कर रहे थे तो उस टाइम पे जो हाफ से भी ज़्यादा एमपीज थे अपोजिशन पार्टी के वो जेल में थे. इससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि आप ही के एमपीज वहाँ पर रह गए, उन्होंने सपोर्ट इंसर्ट कर दिया और जो अपोजिशन के एमपीज थे वो जेल में थे और इससे अमेंडमेंट्स आपकी होती ही गई. बट लेटर ऑन जो अमेंडमेंट रिफॉर्म्स थे वो किए गए. जब नेक्स्ट रूलिंग पार्टी आई तो उसने 42nd अमेंडमेंट को काटा, 38, 39, 42 सबको काटा, कैंसिल नहीं किया, बट इसमें जो है लीगल और रीजनल चेंजेस इसमें कर दिए जिससे कि अमेंडमेंट रिफॉर्म्स हो गया. तो आप देख सकते हो किस हद तक यहाँ पर अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसकी बात की जा रही है. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स और कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन. अब देखिए यहीं पर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा. जो मैंने ऊपर बताया था कि जो जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन और खुद का उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो इन्वेंशन है. One thing that has had a long lasting effect on the evolution of the Indian Constitution is the theory of the basic structure of the Constitution. जो मेन कंट्रोवर्शियल रह चुका और जिसका बहुत इफेक्ट पड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या प्रोविजंस के ऊपर या फिर प्रोसेसिंग के ऊपर, वो है बेसिक स्ट्रक्चर. आपको पता होगा कि जब फर्स्ट चैप्टर्स में हमने फंक्शंस देखे थे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, एग्जीक्यूटिव में बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई, जुडिशरी में बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई, इलेक्शन में जब आपको बताया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में जितने भी यहाँ पर आपके रिपोर्ट हुए तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या आखिरकार, उसके बारे में देखिए. इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग वेज, जो इंटरप्रेट किया गया रूलिंग पार्टी ने इंटरप्रेट किया इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस वेज में, वो है
इट हैज़ सेट स्पेसिफिक लिमिट्स टू द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट की पावर्स को जो है एक लिमिट दे दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को किस हद तक अमेंड कर सकता है, रिजिडिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस करने के लिए। इट सेज दैट नो अमेंडमेंट कैन वायोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये बोला गया कि कोई भी अमेंडमेंट बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट के जरिए चेंज नहीं कर सकता। अब देखिए इससे पहला फ़ायदा क्या होता है कि रिजिडिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में डिफरेंस हो गया है कि कितना पार्लियामेंट फ्लेक्सिबल रह सकता है, कितना पार्लियामेंट रिजिड रह सकता है। फ्लेक्सिबल पार्ट वो रह सकता है जो आने वाली जनरेशन के थ्रू जितने भी चेंजेस हो सकते हैं उनको आप अडॉप्ट कर सकें, और जो रिजिड पार्ट वो है वो क्या रह सकता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट्स टू प्रॉपर्टी, राइट टू राइट्स, जो भी सारे चेंज आप ना कर सको, जो भी जरूरी राइट्स हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो रिजिड में आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या इंटरप्रेट किया है रूलिंग पार्टी ने। इट अलाउज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया यहाँ पर जा सकता है। तो उसके भी जैसे प्रोविजन रहते हैं इतने आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे रिजिड पार्ट भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें भी प्रोविजन रहेंगे स्पेशल मेजॉरिटी के बाद, हाफ लेजिस्लेचर के बाद, और कई नई प्रोविजंस भी यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि आपको अगर ऑल पार्ट्स ऑफ द यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है। अब देखिए it places the judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates the basic structure and what constitutes the basic structure। तो यहाँ पर जो जुडिशरी को एक फाइनल अथॉरिटी जो है यहाँ पर बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि जुडिशरी ही अपने रूल्स को इंटरप्रेट कर सकती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज किए जा सकते हैं या फिर नहीं चेंज किए जा सकते हैं। अगर उनको चेंज किया जा रहा है, जो है अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो भी कार्रवाई वो कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। फाइनल अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को बना दिया। In fact, the theory of basic structure is itself an example of a living constitution. There is no one example of a living constitution। यहाँ पर living constitution का कोई भी example नहीं है। Theory in constitution, basic structure of theory का कोई भी mention नहीं किया गया constitution में। It has emerged from judicial interpretation, जो मैं आपको शुरुआत के वीडियो से अभी तक बताते आ रहा हूँ कि जो basic structure है वो judicial interpretation से लॉन्च किया है, जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन से, जुडिशरी के विचारधारा से, कोर्ट्स के विचारधारा से लॉन्च हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ऑलमोस्ट लाइक अ लिविंग बीइंग, दिस डॉक्यूमेंट कीप्स रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस अराइजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। लिविंग बीइंग की तरह ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिस्पॉन्ड करता है सिचुएशंस को। कैसे रिस्पॉन्ड करता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्ट्राइक करता है बैलेंस किन के बीच में, रिजिड के बीच में, फ्लेक्सिबल के बीच में। कहीं सिचुएशन अगर बदलना है अमेंडमेंट को तो ये फ्लेक्सिबल रहता है। कैसे, जो आगे वाली जनरेशन आने वाली उनके नीड्स के जरिए, उनके नीड्स के तहत ये जो है वेरी करता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनको चेंज ना करने के लिए रिजिड भी हो जाता है, जिससे स्ट्राइक करता है रिजिडिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बैलेंस को, उनको दोनों को बराबर कर देता है। और जो सेकंड है एक लिविंग बीइंग की तरह काम करता है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह ये पेश होता है। The important point is, has the constitution been able to protect itself and protect democracy? In a parliamentary democracy, the parliament represents the people and therefore it is expected to have upper hand over both executive and legislature। अभी बताया गया है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें पार्लियामेंट जो पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए कि एक पाले में जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हो और दूसरे पाले में जो है ये आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अपर हैंड है उसमें तो आपका जो है पार्लियामेंट जो है संभाला जाए और अदर हैंड है उसमें जितने भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो आए। देखिए आपका अगला पार्ट वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी के क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कंट्रीब्यूट किया है जुडिशरी ने। During the controversy between the judiciary and the parliament thought that it had the power and responsibility to make the laws। पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में जब कंट्रोवर्सी चल रहा था तो पार्लियामेंट ने सोचा कि ये जो है किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड कर सकते हैं और नए लॉज बनाने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के पास है, तो कुछ भी कर सकते हैं। बट जुडिशरी ऐसा होने नहीं देगी। द जुडिशरी इंजिस्टेड दैट ऑल दिस हैज़ टू टेक प्लेस विद इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी ने ये बोला कि ये सारी चीज़ें आप उसी दायरे में रह करके कर सकते हो जितना फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोवाइड किया है, जितना कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हैं। उससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो रोकने के लिए यहाँ पर हम खड़े हैं। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन you will note
find any mention, you will not find any mention of the basic structure of the constitution। अब देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन रीड करते हैं, मोटी मोटी किताबें आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, भाई साहब मोटी मोटी, अगर आप बता दो कमेंट कर दो तो आपके घर तक पहुँचा देंगे। अरे भाई मजाक कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब मोटी मोटी किताबें आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको अगर आप सारी किताबें रीड करेंगे तो आपको कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी नहीं मिलेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है मेरा इतना 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 जो रूल्स है प्रोविजन है बेसिक स्ट्रक्चर में आते नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बट ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो इंटरप्रिटेशन है, किसने इसको इन्वेंट किया है, इसको जब ये जो जुडिशरी है इसने इन्वेंट किया है। ये केवल इंटरप्रिटेशन है किसका, जुडिशरी का। अब यहाँ पर अगली लाइन में भी आपको वही बताया गया है, इन दिस सेंस द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इज द इन्वेंशन ऑफ द जुडिशरी। ये जुडिशरी का इन्वेंशन है जो है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है। तो शुरुआत से अभी तक मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस थ्योरी का जो है कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं भी इसके बारे में बात नहीं की गई है।